बेखौफ, बेधड़क। बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। बिहार को लज्जित करते हैं। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। क्या मतलब? अरे सुनो ना, पहले तो थे ना, जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। आज चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। आजकल प्रतिदिन आप सुबह से शाम तक, सुबह से शाम होती है जिंदगी, यूं ही विधानसभा और लोकसभा के बीच में तमाम होती है। लोगों की नज़रें खबरों पे लगी हैं, कभी राज्यसभा, कभी लोकसभा, और खास करके बिहार की, झारखंड की और बिहार की देखें तो बिहार की विधानसभा। तो बिहार की विधानसभा की जो आजकल दिनचर्या है वो किसी से छुपा नहीं है। वो प्रतिदिन काले वेश में आते हैं, सरकार के विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, हंगामा करते हैं और दो पक्षीय ढंग से वो कार्य भी करते हैं, सदन से सड़क तक। और ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, आप देखिए बिहार के विधानसभा की सीढ़ियों पर किस तरह से लोग बैठते हैं। इनका सरकार से कोई मतलब नहीं, सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं, आम जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। उसी गरीब जनता और निरीह जनता के बारे में बात करते हैं, उन्हीं की दुहाई दे करके ये सदन में आते हैं। और आज ये सदन का पूरा समय या तो बीजेपी विपक्ष में रहती है तो वो भी यही करती है, और आज महागठबंधन विपक्ष में है तो वह भी यही करती है। यानी कि मीडिया चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि भाई किसी के भी जो ओरिजिनल मतदाता हैं, जेन्युइन मतदाता हैं, उनका एक भी मत नहीं कटना चाहिए। और चुनाव आयोग भी इसी चीज़ की गुहार लगा के दुहाई दे रहा है कि सबों की फिर से सुनी जाएगी, उनकी याचिकाएं, जो चुनाव आयोग के पास कंप्लेन आएगा उसको देखा जाएगा, फिर उसका फाइनल निर्णय किया जाएगा। मगर आपने कई एपिसोड में देखा है कि मैंने भी यही बातें कही हैं। आज यही बात सदन के अंदर आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं। पहले अध्यक्ष महोदय होता था कि वोटर सरकार चुनती थी, आजकल सरकारें वोटर को चुन रहा है। ये सच्चाई है, ये हालात हो गया अध्यक्ष महोदय। आपने बोला कि बहुत अच्छे से आपने जलेबी उतारी, जलेबी ना उतार रहे थे। इंटरेस्टिंग देखिए, आपका जलेबी का काट जलेबी लाए। पुनरीक्षण के गन्ना प्रपत्र पर देवघर में बिक रहा जलेबी। बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है भाई। जो प्रोसेस है, अंगूठा मार रहा, बीएलओ साइन कर रहा, वोटर को पता नहीं कि उसके फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के। बस केवल टारगेट पूरा करना कि हमको 25 दिन के अंदर 99% सुप्रीम कोर्ट में दिखा देना है। सत्यापन कैसे हो रहा है आप लोग सब लोग जान रहे हैं, किसी से छुपा है। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप जमीन पे नहीं है। तो देखिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का भविष्य जो है बेहतर, लेकिन नकलची सरकार है अध्यक्ष महोदय। आज विजय चौधरी जी बोल रहे थे कि हम ही लोगों ने जो है जाति आधारित गणना कराया, उसमें हम भी थे, आप थे नहीं। आप इधर इधर देख के कह रहे थे, आपके दोनों तरफ हुए लोग थे। इसमें उनका क्या भूमिका है? हम ही लोग की ना भूमिका है, और हम लोगों का एजेंडा था ना। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में जातीय जनगणना हम लोगों ने कराया, 8 महीने लग गए। भाई साहब तेजस्वी जी, वो जातीय जनगणना नहीं था, वो जातिगत सर्वे कराया गया था। जनगणना और सर्वे में थोड़ा बहुत अंतर होता है,
और उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग कर रहा है गहन मतदाता सूची का पुनरीक्षण, इसमें चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि समय ले लें, बात करें। तो वही चंद्रबाबू नायडू चूँकि घटक दल के एनडीए के वो घटक दल में हैं, तो उनके भी दुहाई उन्होंने दे दी है। तो पूरी तरह से आज वो बैकफुट पे नजर आया हाउस के अंदर देखिए तो। और बिहार की जो अद्यतन स्थिति है राजनीति की, देखिए आज एसआईआर पर सभी दल के लोग जो हैं अपने पक्ष को रख रहे हैं। अब एक बात स्पष्ट हो गया, जब सरकार का जब उत्तर आया तो साफ तौर पे सरकार के लोग जो हैं उनका पूरा कहने का जवाब में पूरा इलेक्शन कमीशन के प्रक्रिया प्रोसेस को ठीक मान रहे हैं। अब हम लोगों को कोई शक नहीं रह गया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है अब पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन गया है। अब पूरी तरीके से सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन से लगातार जो है वोटों की चोरी कराने में लगे हुए हैं। पहले होता था वोटर्स जो थे वो सरकार को चुनते थे, अब सरकार जो है वोटर्स को चुनने का काम कर रही है। और जितना झूठ सदन के अंदर बोला गया, शायद ही आज तक इतना झूठ जो है सदन के अंदर बोला गया। हम लोग तो उम्मीद और अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रखेंगे। पूरे देश के लोग, बिहार के लोग मुख्यमंत्री जी को एसआईआर के विषय पर सुनना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी एसआईआर के बारे में उन्होंने नहीं बात की। विजय चौधरी जी पुनरीक्षण और गहन पुनरीक्षण को मिला दिए। कौन चाहता है कि अवैध वोटर हो, फर्जी वोटर हो या बाहरी वोटर हो? इस पे तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा। चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है, सर्वे करवा रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। हर एपिसोड में मैं दर बदर एक एक चीज परत दर परत आपको बताते जा रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग बिहार के हर ब्लॉक में हैं, वहां से खबरें भी आती हैं कि किस तरह से लोगों के बीच चल रहा है। अब बिहार में जो पुनरीक्षण का मामला चल रहा है, अब बीएलओ उसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे कि लोग कितने कोऑपरेटिव हैं कि नहीं हैं। लोगों तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये बीएलओ पहुंच नहीं पा रहे हैं, तेजस्वी यादव का कहना है। भाई लोग सपोर्ट करेंगे तो लोगों तक पहुंचेंगे, जिनके पास नहीं पहुंचे उनका आवेदन आएगा। वो तमाम चीजें पूरी तरह से क्लियर कट है। अब देखिए कि बिहार में आरजेडी के लिए एक अच्छी बात यह है कि महागठबंधन में आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है बिहार में जिसके पास अपने कैडर हैं। और जैसे कि आप गया जी ले लीजिए, टेकारी ले लीजिए, इन जगहों पे बहुत सारी जगह हैं बिहार में, लगभग दर्जनों विधानसभा क्षेत्र हैं जिन सीटों पे इनके कैडर मजबूती से लड़ने को तैयार है। लेकिन मामला कहाँ फंसता है कि तैयारी वो आरजेडी के कैडर करते हैं और गठबंधन में समझौता के तहत सीटें अगर कांग्रेस को चली जाती हैं, जिन्हें तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, वो कांग्रेस के लोगों को वोट क्यों दें, और वहीं से फूट शुरू होती है। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता पिछले 5 वर्षों से 5-10 हजार जो भी उसका स्ट्रेंथ है वोट दिलाने का, वो अपने लाइन में लगा हुआ है कि आरजेडी से टिकट मैं लूंगा, मगर वहां पर आरजेडी की जगह कहीं लेफ्ट को मिल जाता है, कहीं कांग्रेस को टिकट मिल जाती है, कहीं आईआईएम को अगर मिल गया, तो वैसी स्थिति में वो क्या करेगा कि भीतर घात कर देगा। वो 10,000 अगर 5,000 भी हटा देगा वहां से, तो वहां पर स्वतः महागठबंधन हार जाएगी। अभी तमाम चीजों में आप देखिए कि वो चीजें बैकफायर कर जाती हैं। और तेजस्वी द्वारा जो ये तमाम चीजें जो किए जा रहे हैं ना, इसमें माई समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंटैक्ट है अगर माई समीकरण की बात करें तो। लेकिन वाई समीकरण जो है, और माई समीकरण में एम और वाई, तो आरजेडी के लिए आप देख लीजिए, जैसे अररिया में आरजेडी को ज़्यादा वोट नहीं देते हैं, वोट करता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ नित्यानंद हैं और नित्यानंद जी वहाँ पर एक सशक्त यादव बेल्ट में अपने पहचान रखते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए मुस्लिम वोटों में, तो पसमंदा मुसलमान जो हैं
यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बीजेपी से उनको कोई फायदा होगा। चाहे सुपौल की बात करें या मगध क्षेत्र की बात करें, इसमें जो भी है मुसलमान पसमंदा, वो बीजेपी से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि जो सवर्ण मुसलमान हैं उनके आतंक से मुसलमान की जो निचली जाति हैं पसमंदा, वो भी काफ़ी उपेक्षित रहते हैं और उनको प्रॉब्लम रहती है। और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका वो बात कहता है कि बिहार में जो वक्फ बोर्ड का साथ देगा, हम उसको साथ देंगे। अब ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी ने तो बड़े बड़े बोल दिए कि वक्फ बोर्ड को उठा के कूड़ा में फेंक देंगे वोट लेने के लिए। अब मुसलमान में तो अब उस मुसलमान में दो फांक पहले से ही है, बड़ा और छोटा। अब इसमें तीसरा वर्ग है महिला को वक्फ बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। वो बोलती है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति और सदस्यता को सुनिश्चित अगर एनडीए कर रही है तो मेरे लिए तो वक्फ बोर्ड अधिक है, यानी कि महिलाओं का रुझान नीतीश की तरफ जा रह सकता है। और कुछ मामले में मुसलमान जो हैं आरजेडी से ये सवाल कर रहे हैं कि आरजेडी को हम पिछले 15-20 वर्षों से वोट देते आ रहे हैं, आरजेडी हमको क्या दिया, हिस्सेदारी कितनी दी। हिस्सेदारी पे सवाल उठ रहा है भाई साहब, आप ध्यान रखिए, आरजेडी में हिस्सेदारी पे सवाल उठ रहा है, मुसलमानों ने उठानी शुरू कर दी है। अगर 60% और 40% के रेशियो मुसलमान बटे हैं इस मुद्दे पे, 60% कह रहे हैं कि चलो आरजेडी को दे देंगे, लेकिन 40% मुसलमान जिसमें पसमंदा हैं चाहे और मुसलमान हैं जो आरजेडी से ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि टोटल बिहार में 18% मुसलमान हैं। सीमांचल की बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस, एआईएम की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। और अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में तो यहाँ महागठबंधन की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मुसलमान का समुदाय होता है बधिया समुदाय, जिसे सरेसावादी कहते हैं। ये एआईएम के पक्ष में है, वो आंख बंद करके उसमें वोट डालते हैं। मुसलमान के लिए अब एक तीसरा रास्ता भी खुला है, अभी वो बहुत क्लियर कट नहीं कर रहे हैं कि किधर है। वो जन सुराज है वो मुसलमान उसकी तरफ भी देखे हुए हैं, और जन सुराज ने भी अपना दरवाजा खोल के रखा है कि एनडीए को हराने की स्थिति में अगर जहां जहां जन सुराज आएगा, मुसलमान एनडीए को हराने के लिए वो जन सुराज में वोटिंग करेंगे। अब देखिए मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ पर जो वोटों का समीकरण समझिए, जो यादव बेल्ट में वोट है यहाँ पे, यह बेल्ट पप्पू यादव के नाम से हैं। यहाँ पर कोई भी यूँ समझ लें कि तेजस्वी यादव और आरजेडी का लहर नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया है, वहाँ पे पप्पू यादव निर्दलीय वहाँ से जीत गए, और इस बेल्ट में यही होगा। और यह इसलिए और गंभीर हो जाता है कि पिछले दिनों जब यह रैली हुई थी पटना में, जब राहुल गांधी और तेजस्वी रथ पर थे, तो वहाँ से धक्का दे करके पप्पू यादव को नीचे गिरा दिया गया था। अब यह मामला इस क्षेत्र में मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार, सहरसा में यह पूरी तरह से आप देखिएगा कि पप्पू वर्सेज तेजस्वी हो जाएगा यादवों के बीच में। और देखते हैं कि लगभग अगर पूरे मगध क्षेत्र कह लें, इधर भी कह लें, तो सारे जगहों को देख करके लगता है कि 25% जो वोट है महागठबंधन को जाता दिखाई दे रहा है अभी तक। अभी आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं कहा जा सकता है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ी बात है। सीट शेयरिंग अगर वहाँ पर टिकट बिका और पैरवी चली तो महागठबंधन के लिए बहुत स्थिति और भी पतली हो जाएगी, आफत आ जाएगी। क्योंकि अब दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं वो महागठबंधन से भी थोड़ा बहुत किरकिरी में लगे हुए हैं, और एक तरफ जो पीके हैं, पीके को मुसलमान कहते हैं कि ब्राह्मण हैं। पीके के पिता श्रीकांत पांडे जी हैं, वो स्वयं पांडे हैं, तो उनको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमानों का है, वो कहते हैं कि अगर उम्मीदवार सही है तो हम इनको, अगर वो एनडीए को हरा रहा है तो हम लोग उसको वोट दे देंगे। अब एक कड़ी सबसे महत्वपूर्ण चिराग पासवान एलजेपी के हैं कि इनका जो है फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है बिहार में, और वो आजकल मंच पर भी बड़े स्टाइल से आते हैं, चढ़ते हैं। और पासवानों के बीच में एक बहुत नैरेटिव चल रहा है कि पासवान का बेटा है या मेरा बेटा हीरो है, फिल्मी हीरो है, और शायद इस कम्युनिटी से पहला बच्चा गया होगा जो फिल्मी इंडस्ट्री में गया होगा, और इसीलिए उस पर बहुत लोग गर्व करते हैं। क्योंकि औरंगाबाद में पिछली बार आरजेडी जब जीती थी, उसके बाद जो यादवों का आतंक था उसको देखते हुए वहाँ तमाम लोगों ने कहा कि गलती हो गई, अब इस गलती के सुधारने का समय यही है कि विधानसभा में वो आरजेडी को वोट न दे। और मगध क्षेत्र में आरजेडी को बेहतर टक्कर वो दे सकते हैं ये चिराग पासवान। एनडीए में भी खास करके बीजेपी एक बार
2015 में खुशफहमी में थी, पटाखे फोड़ने शुरू कर दी थी, आपको याद होगा वो दिन। और उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे चली गई और ऊपर चला आया आरजेडी। तो ये जो है ना, वहाँ पर भी चमचागिरी, पैसे पे टिकट बंटना, पैरवी पे टिकट बंटना, भाई भतीजावाद पे टिकट बंटना, ये हर राजनीतिक दल में होता है। यदि बीजेपी में फिर हुआ तो यकीन मानिए कि यह भीतर घात भी होगा, जिसकी प्रबल संभावना है। और लोग केवल मोदी और नीतीश के नाम पर कब तक वोट डालेंगे, लोग इस पर भी सोच रहे हैं। सवर्णों को वोट को बीजेपी ने जो भपौती मान ली है, यह इस बार बीजेपी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि राजपूत का 50% वोट बीजेपी में जाएगा और 50% वोट हो सके तो स्प्लिट कर जाएगा। अब जन स्वराज इसी तमाम चीज़ों के लिए खड़ी है। नाराज बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे, टिकट बंटवारे में जो क्षुब्ध होंगे, जो बीजेपी से पूरी तरह से गुस्से में होंगे, उनके लिए अपना दरवाज़ा खोल के रखा है, क्योंकि अब जन स्वराज अंतिम पाली खेलने के लिए तैयार बैठी है। और थोड़ी सी भी सावधानी हटी महागठबंधन से या एनडीए से तो दुर्घटना घटी और उसका सीधा फायदा पीके को मिलने वाला है। नमस्कार।